Hello everyone, this is your political science class. We are studying the executive chapter, according to which we have studied about the central level executive. Now we will know about the state level executive. राज्यों की कार्यपालिका के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने एग्जीक्यूटिव चैप्टर में संसदीय प्रणाली या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में स्टडी किया, जिसमें हमने केंद्र के संसदीय प्रणाली के बारे में देखा, जिसमें नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव के रूप में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में स्टडी किया और उनके पावर एंड फंक्शंस के बारे में भी जाना है। तो आज हम राज्यों की कार्यपालिका के बारे में जानेंगे, जिसमें नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के रूप में गवर्नर और रियल एग्जीक्यूटिव के रूप में चीफ मिनिस्टर के बारे में जानेंगे। जैसी शक्ति केंद्र स्तर के पास जो है कार्यपालिका के पास है, वैसे ही शक्ति राज्य स्तर की कार्यपालिका के पास भी है। द गवर्नर and the chief minister of the state of India have similar power and functions at the state level as those of the president of India and prime minister at union level. तो सबसे पहले हम राज्यों के राज्यपाल के बारे में जानेंगे। तो हमारे झारखंड के जो राज्यपाल हैं वो है ऑनरेबल गवर्नर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो राज्यों की कार्यपालिका के जो हेड होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, जैसे कि केंद्र स्तर पर प्रेसिडेंट होते हैं, और जो राज्यपालों की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन अपॉइंटर है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम लोग देखेंगे कि जो गवर्नर होते हैं उनके उस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ही और शी शुड बी एन इंडियन सिटीजन। Second, he or she should be 35 years of age. Next, he or she should not be a member of parliament or any legislature. And next, he or she should not hold any government post. तो ये सारे क्वालिफिकेशंस होने चाहिए किसी भी राज्य के राज्यपाल के पद के लिए। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ उनका टर्म कितना होता है, कितने समय तक के लिए वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो राज्यपाल का जो पद होता है वो 5 वर्ष के लिए उन्हें अपॉइंट किया जाता है उनके पद के लिए। फिर अब हम लोग जानेंगे कि जो राज्यपाल होते हैं उनके क्या क्या पावर एंड क्या फंक्शंस होते हैं राज्य स्तर पर। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं कार्यपालिका शक्तियाँ, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो जिस प्रकार हम लोगों ने देखा था कि देश का जो प्रशासन है या देश के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, और उन्हीं के नाम पर सारा प्रशासन संबंधी काम होता है। तो ठीक उसी तरह राज्यों में जो होते हैं गवर्नर होते हैं और उनके द्वारा राज्य का प्रशासन चलाया जाता है। और राज्यपाल जो होते हैं उनको एग्जीक्यूटिव पावर के द्वारा कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी वो कर सकते हैं, जैसे कि राज्य के चीफ मिनिस्टर के साथ साथ वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं, और वो करते किनके एडवाइस पर है? मुख्यमंत्री के एडवाइस पर हैं। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि राज्य के एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को भी राज्यपाल ही नियुक्त करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर में ये कई महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ कर सकते हैं, जैसे कि सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट करते हैं। सेकेंड हम लोग देख रहे हैं वैधानिक शक्तियाँ, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि विधायी शक्तियाँ। जैसे कि इसमें हम लोगों ने राष्ट्रपति की शक्ति देखी थी, ठीक उसी तरह राज्यपाल की भी शक्तियां हैं। तो राज्यपाल जो होते हैं स्टेट असेंबली की मीटिंग बुला सकते हैं, स्टेट असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, और वे राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों में क्या कर सकते हैं? स्पीच भी दे सकते हैं, और कोई भी बिल वो राज्यपाल के परमिशन के बिना वो जो है विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। यानी कि वैधानिक शक्ति के अंतर्गत उन्हें विधानमंडल से संबंधित शक्तियां भी दी गई हैं। थर्ड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति, पावर ऑफ इश्यूइंग ऑर्डिनेंस। यानी कि जैसे केंद्र स्तर में प्रेसिडेंट के पास जो है ऑर्डिनेंस जारी करने के अधिकार प्राप्त हैं, ठीक वैसे ही राज्यों में भी ये राज्यपाल के पास ऐसे अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि राज्य में कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है और उसे निपटने के लिए कोई विशेष कानून की आवश्यकता होती है, तुरंत कोई कानून बनाने की आवश्यकता होती है, तो राज्यपाल क्या कहते हैं? ऐसे अध्यादेश या ऑर्डिनेंस के थ्रू ऐसे नए कानून का निर्माण कर सकते हैं, जो कि विधानसभा के बनाए कानून के समान ही होते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वित्तीय शक्तियाँ, यानी कि फाइनेंशियल पावर।
तो जो वित्तीय शक्तियाँ दी गई हैं या फाइनेंशियल पावर दिया गया है वो राज्यपाल की अनुमति के बिना वो विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। जो बजट पेश किया जाता है वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में पेश किए जाते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 5th में न्यायिक शक्तियाँ या जुडिशियल पावर। तो हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति के पास भी जुडिशियल पावर है, ठीक है, वैसे उसी तरह स्टेट लेवल पर भी गवर्नर को ये जुडिशियल पावर मिला हुआ है। और जैसे कि वो कोर्ट के द्वारा जितने भी व्यक्तियों को सज़ा मिलती है उनकी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या उसको स्थगित भी कर सकते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा अगर दोषी पाया गया है तभी उनकी सज़ा को वो कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राज्यों में राज्यपाल की वही शक्ति है जो कि सेंट्रल में प्रेसिडेंट के पास है, और उनके पास कई प्रकार की शक्तियाँ हैं। राज्य में बड़ी बड़ी नियुक्तियाँ कर रहे हैं, विधानसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी कानून जो है कि वो भी नहीं बन रहा है। मनी बिल भी क्या हो रहा है, इनकी अनुमति से ही पेश किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखा जाए तो शक्ति का होते हुए भी उनका इस्तेमाल वो स्वयं नहीं कर सकते हैं, जैसा कि प्रेसिडेंट के साथ है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग ही ये अपनी शक्तियों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि राज्यों के रियल एग्जीक्यूटिव की यानी कि वास्तविक जो कार्यपालिका होती है, यानी कि जिन्हें हमने चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री कहते हैं, उनके बारे में। तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री है वो है श्री हेमंत सोरेन जी, और ये अभी वर्तमान में भी अपने पद पर बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो अपॉइंटमेंट कैसे हो रही, आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, और राज्यपाल उसे क्या करेंगे, चीफ मिनिस्टर के पद पर नियुक्त करते हैं, जिसे राज्यों की जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि राज्यों की विधानसभा में मेजोरिटी मिली है, और वही व्यक्ति क्या कर सकता है, राज्यों का मुख्यमंत्री बन सकता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि विधानसभा में जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, तो मेजॉरिटी के आधार पर जो उस पार्टी के लीडर होते हैं उसे राज्यपाल क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर के पद पर अपॉइंट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं ही शुड बी एन इंडियन सिटीज़न, एंड सेकंड देख रहे हैं मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड थर्ड देख रहे हैं ही शुड बी एट लीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज। तो ये योग्यताएं होनी चाहिए राज्यों के मुख्यमंत्री बनने के लिए। अब उनका टर्म कितना होता है, कितना कार्यकाल होता है, तो इसमें चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस समय तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उन्हें जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजॉरिटी मिली हुई है, और इनकी कार्यकाल, इनका जो निश्चित समय नहीं होता है। जैसे कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ देखा कि 5 साल के लिए ये लोग क्या करते हैं, अपने पद पर रहते हैं, पर नेक्स्ट इलेक्शन में भी अगर इन्हें मेजॉरिटी मिलती है तो वो फिर से अपने पद पर क्या होते हैं, बने ही रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे मुख्यमंत्री के कार्य और उनकी शक्तियाँ। तो राज्य स्तर पर क्या क्या शक्तियाँ और क्या क्या अधिकार हैं एक मुख्यमंत्री के। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्री परिषद का गठन करना। तो हमने देखा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को गवर्नर अपॉइंट करते हैं, पर वे अपनी इच्छा से किसी को भी नियुक्त नहीं कर सकते हैं। इसमें भी जो है चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो लिस्ट होती है वो गवर्नर के पास भेजते हैं, और उन्हीं लिस्ट के अकॉर्डिंग गवर्नर सभी मिनिस्टर्स को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। फिर सेकेंड हम लोग देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट, यानी कि विभागों का बंटवारा करना। तो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं सबके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, और किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट देना है ये भी चीफ मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्री परिषद का पुनर्गठन। तो किसी भी राज्य की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर और उनके अंडर जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनकी होती है, और कोई भी मंत्री अगर सही तरीके से अपने काम को नहीं करता है, गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है वो क्या करते हैं, उनको उनके पद से भी हटा सकते हैं, और वो राज्यपाल के द्वारा उस मंत्री को क्या कर सकते हैं, उनके पद से हटा सकते हैं।
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं टू कॉल द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट, यानी कि मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाना। तो मुख्यमंत्री जो होते हैं अपने मंत्रिमंडल की बैठकें भी बुलाते हैं और तो उसकी अध्यक्षता भी करते हैं, और किन विषयों पर मीटिंग करना है ये भी वो डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का मुखिया। तो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं सरकार के हेड होते हैं और जो भी डिसीज़न लेना है वो ही लेते हैं। स्टेट लेवल पर वे ही रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं और सारी शक्ति जो होती है वो राज्य स्तर की वो मुख्यमंत्री के पास ही होती है। और नेक्स्ट यहाँ लास्ट हम लोग देख रहे हैं अपॉइंटमेंट, यानी कि नियुक्तियाँ। तो हम लोगों ने देखा कि कई महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ जो होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, पर राज्यों में जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ होती है वो मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही, उनके एडवाइस पर ही राज्यपाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि मुख्यमंत्री ही राज्य के रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं और राज्यपाल जो होते हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, और सारी जो शक्ति होती है वो मुख्यमंत्री के पास ही होती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि केंद्र स्तर पर की जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति और राज्य स्तर की जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति एकदम ही सिमिलर है। तो आई होप कि आपको चैप्टर एग्जीक्यूटिव जो है वो समझ में आ गया होगा और दोनों की शक्ति में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, ये भी समझ में आ गया होगा। तो केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं और राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये हमारा आज का चैप्टर इस टॉपिक के साथ ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।